अगर बात आम आदमी के हक की हो तो क्या वो सरकार से लड़ सकता है, सिस्टम से लड़ सकता है? अभी आपने देखा नीट का इतना बड़ा स्कैम सामने आया है। अब सरकार ने एनईटी नेट का पेपर भी कैंसिल कर दिया और अभी तो एक और खबर आई है कि सरकार ने CISR UGC नीट इसका पेपर भी कैंसिल कर दिया है। और जब अकाउंटेबिलिटी की बारी आती है, जब जवाबदेही तय होने की बारी आती है तो सरकार एज यूजुअल चुप। क्या कभी आपने किसी भी मंत्री के लिए ऐसा सुना है कि कोई ऐसी बड़ी घटना हो और कोई मंत्री डिप्रेशन में चला गया हो, उम्मीद छोड़कर बैठ गया हो, रिजाइन कर दिया हो? नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। लोअर कोर्ट में तकरीबन 4.4 करोड़ और हाई कोर्ट में 62 लाख के करीब केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है। निर्भया का केस आपको याद होगा, सारे तथ्य सारे सबूत आंखों के सामने थे, फिर भी जस्टिस आने में कितना टाइम लगा? 8 साल। नीलम कृष्णामूर्ति, इनके 2 बच्चे थिएटर में आग लगने से जल गए थे, उनकी मौत हो गई थी। जब इन्होंने नेग्लिजेंस का केस डाला थिएटर ओनर्स के ऊपर जो कि 2 भाई थे, तो उसका फैसला आते आते कितना टाइम लगा? 20 साल। और 20 साल बाद कोर्ट ने उन दोनों भाइयों को बाइज्जत बरी कर दिया। अब 1987 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हर 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर इंडिया के अंदर 50 जजों का होना जरूरी है कितने? 21 जज। Have faith in the system. Let us faith on our system. ये लाइन सुनने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन जब सिस्टम ही आपको ब्रेक डाउन करने में लगा, वो भी पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, तब आप क्या करोगे? जरा सोच कर देखना। कैसे? चलो ये भी डाउट आपका क्लियर कर देते हैं। एक एग्जांपल को देखते हैं। अभी हरियाणा की सरकार ने एक योजना लागू की है, चिराग योजना, जिसके अंडर क्या है कि जितने भी वहां के गरीब परिवार हैं जिनके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, जीवन में पढ़ नहीं पाते, उनको सरकार फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करवाएगी 3rd क्लास से लेकर 12th क्लास तक प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। और डिटेल में बताएं तो जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 से कम है, मतलब तकरीबन 15,000 रुपए महीने से नीचे अगर वो कमाते हैं, तो उन परिवारों के बच्चों को फ्री में सरकार एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। मन में लड्डू फूटा? चलो अब इस लड्डू को थोड़ा सा कड़वा करते हैं, थोड़ी सी इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं। सबसे पहली बात, हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए इस योजना को निकाला है। लेकिन कितना अच्छा होता कि अगर हरियाणा की सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स को ही प्राइवेट स्कूल्स के लेवल का बनाती। अब इसे होगा क्या? सरकार की इस योजना से प्रभावित होकर जितने भी गरीब परिवार हैं वो अपने बच्चों को इस योजना के अंडर प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई करने के लिए भेज देंगे। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए उनको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। भले ही बहुत कम होती है उसकी फीस, लेकिन फिर भी जाएंगे उनकी जेब से। और यहाँ पर सरकार उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, वो भी प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। चलो कुछ साल बाद का सिनेरियो देखते हैं क्या होने वाला है। कुछ साल बाद होगा क्या? गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं उनके अंदर एडमिशंस कम होने लग जाएंगे, धीरे धीरे ना के बराबर हो जाएंगे, और सरकार गवर्नमेंट स्कूल्स को लॉस में दिखाकर क्या करेगी? उनको बेच देगी। पैसा ही पैसा होगा। और इन सरकारी स्कूलों को जब बेचा जाएगा तो उन स्कूलों को लेगा कौन? आप और हम तो लेने से रहे। क्यों? क्योंकि हमारी तो वैसी सेविंग्स खत्म हो रही हैं, ऑल टाइम लो पर चल रही हैं। तो सरकारी स्कूलों को लेने के लिए रेस में सबसे आगे कौन होंगे? बड़े बड़े बिजनेसमैन, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, मतलब जो अच्छे खासे मोटे रईस लोग हैं वो इन स्कूलों को लेने के लिए रेस में सबसे आगे होंगे। हम फर्स्ट। और फिर सरकार खेलेगी अपना मास्टर स्ट्रोक। सरकार ये कहेगी कि चिराग योजना जो है इसके करके सरकार को बहुत लॉस हो रहा है, उसका खजाना खाली हो रहा है, तो वो इस योजना को बंद कर रही है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बस फिर से एक बार कौन फंसेगा? आम आदमी, गरीब आदमी। क्यों? क्योंकि जब वो सरकारी स्कूलों की तरफ दोबारा से रुख करेगा तो पता चलेगा वो तो सारे प्राइवेट में कन्वर्ट हो चुके हैं और उनकी फीस भी अच्छी खासी मोटी हो चुकी है। और प्राइवेट स्कूल्स में जो फ्री शिक्षा चिराग योजना के अंडर दी जा रही थी, इस योजना को सरकार बंद कर चुकी है। अब आप लड़ो सिस्टम से। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वो भी आप कहा कर सकते हो, क्योंकि इतने सालों का समय लेकर सरकार ने बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से आपकी औकात को भी तो खत्म कर दिया है। हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो आज इसी के ऊपर बात करते हैं कि अगर बात आम आदमी के हक की हो तो क्या वो सरकार से लड़ सकता है, सिस्टम से लड़ सकता है? हम
अम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अभी आपने देखा नीट का इतना बड़ा स्कैम सामने आया है। अब सरकार ने एनईटी नेट का पेपर भी कैंसिल कर दिया और अभी तो एक और खबर आई है कि सरकार ने CISR UGC नीट इसका पेपर भी कैंसिल कर दिया है। और जब अकाउंटेबिलिटी की बारी आती है, जब जवाबदेही तय होने की बारी आती है, तो सरकार एज यूजुअल चुप। अच्छा, एक बात हमें और यहाँ पे समझ में नहीं आती कि अगर किसी हाईवे का इनॉग्रेशन करना हो तो मोदी जी, वंदे भारत को हरी झंडी देनी हो मोदी जी, नोटबंदी करनी हो मोदी जी, लॉकडाउन अनाउंस करना हो तो मोदी जी, कोई नई यूनिवर्सिटी उसका इनॉग्रेशन करना हो मोदी जी। लेकिन वही जब दूसरी तरफ पेपर लीक का मामला सामने आता है, नो मोदी जी। मणिपुर जैसी बड़ी घटना हो जाती है देश के अंदर, नो मोदी जी। प्रज्वल रेवन्ना कांड करके जर्मनी भाग जाता है, नो मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, सारा क्रेडिट आपको ही तो देना पड़ेगा। आप प्रधानमंत्री हो देश के और सेंटर में भी आप ही की सरकार है, लगता भूल गए। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। एनीवेज, पिछले 7 साल के अंदर 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं भारत देश के अंदर। 1,70,00,000 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ अफेक्ट हुई है। कोई डिप्रेशन में चला गया, कोई हताश हो गया, कोई उम्मीद ही छोड़कर बैठ गया। ये मजाक चल रहा है हमारे साथ में या क्या मतलब ये सरकार क्या बोलना चाहती है? 10 दिन पहले नीट का पेपर लीक करवाया था इन्होंने, अब नेट का करवा रहे हैं, परसों UPSC का भी हो जाएगा। मतलब स्टूडेंट्स क्या है? लेकिन क्या कभी आपने किसी भी मंत्री के लिए ऐसा सुना है कि कोई ऐसी बड़ी घटना हो और कोई मंत्री डिप्रेशन में चला गया हो, उम्मीद छोड़कर बैठ गया हो, रिजाइन कर दिया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना होगा और ना ही कभी आप सुनने वाले हो, क्योंकि सरकार को यह बात अच्छे से पता है कि स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, फार्मर्स, रेसलर्स कोई भी प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क पर आ जाए, कोई भी कितना भी चिल्लाता रहे, अगर सरकार साइलेंट रहेगी, कोई जवाब ही नहीं देगी, तो होगा क्या? एक दिन ये सब प्रोटेस्टर्स जो हैं ये थक कर चुप होकर बैठ जाएंगे। अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की कोशिश की और नहीं गए थक कर, तो थका दिए जाएंगे, भगा दिए जाएंगे। ये कर रहा है पुलिस वाला, गला ये देखिए, फिर गला खींच रहा है। ओए, सांस नहीं आ रहा मुझे, सांस नहीं आ रहा है। मतलब ऑल इन ऑल सरकार के पास हर तरह का इंतजाम ऑलरेडी मौजूद है जिससे वो आपको तोड़ सकती है। बुरी तरह से पुलिस मारपीट कर रही है। इतना सा बात कह रहे हैं, जिस एजेंसी ने लाखों का भविष्य बर्बाद किया उस एजेंसी को खत्म करिए। जिस मिनिस्टर ने लाखों का भविष्य बर्बाद किया है उस मिनिस्टर को बर्खास्त करिए, यही मांग है। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं टूटते और वो क्या करते हैं, वो कोर्ट जाते हैं, किस उम्मीद में कि वहां पर उनको जस्टिस मिलेगा। और मिलती क्या है? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। वो इसलिए क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इंडिया की कोर्ट में। लोअर कोर्ट में तकरीबन 4.4 करोड़ और हाई कोर्ट में 62 लाख के करीब केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है। चलो आपको 1-2 एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये एक बहुत ही आम बात है, ये एक प्रथा है। Twice convicted and they both the time they've been allowed to walk free. Why? They're too old or they have too much of money? There are a lot of old people who are languishing behind bars. Let's see Stan Swami. He was an under trial. He was not even a convict. Why was the law of the land not just the same for the rich and powerful? Our own Chief Justice said this, that we have 2 parallel legal systems in our country, one for the rich and one for the ordinary citizens. अब निर्भया का केस आपको याद होगा, इतना बड़ा भूचाल आया था देश के अंदर, लोग सड़कों पर उतर आए थे, इतने बड़े लेवल पर मास प्रोटेस्ट हुए थे, सब कुछ आंखों के सामने था, सारे तथ्य, सारे सबूत आंखों के सामने थे, फिर भी जस्टिस आने में कितना टाइम लगा? 8 साल। इसी तरह नीलम कृष्णामूर्ति, इनके 2 बच्चे थिएटर में आग लगने से जल गए थे, उनकी मौत हो गई थी जब इन्होंने नेग्लिजेंस का केस डाला थिएटर ओनर्स के ऊपर, जो कि 2 भाई थे जिनके पास बहुत सारा पैसा भी था और पॉलिटिकल भी काफी उनका इन्फ्लुएंस था। तो उसका फैसला आते आते कितना टाइम लगा? 20 साल। और 20 साल बाद कोर्ट ने उन दोनों भाइयों को बाइज्जत बरी कर दिया। Twice convicted and they both the time they've been allowed to walk free. Why? They're too old or they have too much of money. इसी तरह सफदर हाशमी मर्डर केस, 14 साल के बाद इस केस के अंदर गाजियाबाद कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। और सबसे ज्यादा हैरान क्या बात करती है कि जब कोर्ट का वर्डिक्ट आता है तो 12 में से 2 एक्यूज्ड ऑलरेडी मर चुके होते हैं, ये दुनिया छोड़कर जा चुके होते हैं। इसी तरह के कितने ही एग्जांपल्स मौजूद हैं जहां पर जब आप उनको देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि जस्टिस सिस्टम में भी जो जस्टिस मिलता है ना,
या तो वो इतना लेट मिलता है कि तब तक उसकी कोई अहमियत ही नहीं रहती, या फिर वो कभी मिलता ही नहीं। अब आप कहोगे कि ठीक है, पॉपुलेशन भी तो इंडिया की इतनी ज़्यादा है, तो कोर्ट में केसेस जो हैं वो तो पेंडिंग में जाएंगे ही ना। नहीं, इसका कारण पॉपुलेशन कतई नहीं है, इसका कारण है जो वैकेंसीज फिल नहीं की जाती। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही। जुडिशरी सिस्टम में भी जजेस की जो सीट्स हैं, जजेस की जो पोस्ट्स हैं, वो वेकेंट ही रहती हैं, उनको भी फिल नहीं किया जाता। अब 1987 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये सुझाव दिया था कि हर 10 लाख की पॉपुलेशन के ऊपर इंडिया के अंदर 50 जजों का होना जरूरी है कितने? 21 जज। क्या बात है? मतलब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वैसे तो हम विश्व गुरु बनते हैं, विदेशों में हमारे देश का डंका बजता है, लेकिन जब वैकेंसीज फिल करने की बात आती है ना, इवन जुडिशरी सिस्टम में भी, वहां पर भी हमारी हवा टाइट हो जाती है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने होने चाहिए? 34। इनमें से एक सीट आज भी वेकेंट है। हाई कोर्ट में कितने होने चाहिए? 1098, जिसमें से 406 पोस्ट्स अभी भी वेकेंट है, मतलब तकरीबन 37%। और फिर आप पहुंच जाते हो कोर्ट के अंदर इस उम्मीद में कि आपको इंसाफ मिलेगा। देखो, हम यहाँ पर ये कतई नहीं कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कोर्ट में ना जाओ, वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, नहीं जाओ। लेकिन आप बैक ऑफ द माइंड ये चीज मानकर चलो कि जस्टिस आने में बहुत टाइम लग सकता है। आप 3, 4, 5 साल तो मानकर ही चलो कि इससे पहले तो आपको किसी भी केस में, छोटे से छोटे केस में भी जस्टिस तो मिलने से रहा। चलो, ये तो हो गई जुडिशियल सिस्टम की बात। अब हम आते हैं अगली ऑप्शन पर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि अगर हमें कहीं से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है ना, तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम सड़क पर उतर सकते हैं। हाँ, वो प्रोटेस्ट बशर्ते पीसफुल होना चाहिए, वायलेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल जो प्रोटेस्ट की हालत है वो आपके सामने ही है। फिर चाहे आप फार्मर्स का प्रोटेस्ट देख लो, रेसलर्स का प्रोटेस्ट देख लो, आप स्टूडेंट्स का कोई भी प्रोटेस्ट उठाकर देख लो। चलो, फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखते हैं। क्या हुआ था उस प्रोटेस्ट में? फार्मर्स 2 साल तक बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे, धूप, बारिश, सर्दी, सब कुछ झेला उन्होंने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। और फिर एक दिन आकर, जस्ट यूपी इलेक्शन से थोड़ा टाइम पहले आकर ये कहा जाता है कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रह गई थी। कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। बताओ, वो ऐसी कमी है कि वो कमी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो विशुद्ध किसानी करते हैं, जो किसानी के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है, उनकी ये हालत है कि उनकी पर डे की इनकम कितनी है? 27 रुपए। इसी तरह रेसलर्स का प्रोटेस्ट देख लो। जो महिला पहलवान थी वो इतने दिनों तक सड़क पर बैठी रही, उन्होंने पुलिस के डंडे झेले, उन्होंने मौसम की मार झेली। उसके बाद क्या हुआ? उनको अपनी गेम तक छोड़नी पड़ गई। लेकिन जिस मंत्री के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रही थी, बृजभूषण, उसका क्या बना? कुछ भी नहीं। कहाँ है वो केस? किसी को पता नहीं, कोई खबर नहीं, ना ही कोई जानने में इंटरेस्टेड है। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अब आप गौर करो, आज की डेट में आप सरकार से नहीं लड़ सकते। अगर आप अपने हक के लिए भी लड़ रहे हो ना, तब भी आप सरकार से नहीं लड़ सकते, क्योंकि सरकार के पास 10 पैंथरे हैं आपको फाइनेंशियली तोड़ने के, आपको मेंटली तोड़ने के, आपको फिजिकली तोड़ने के। और फिर अगर आप कोर्ट्स की तरफ रुख करते हो तो वहां पर इंसाफ लेने वालों की इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि आपकी उम्र शायद खत्म हो जाए, केस खत्म हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मीडिया, जिसे आम आदमी की बात करनी चाहिए, वो आज की डेट में इस देश के अंदर खत्म हो चुका है, सरकार की गोदी में जाकर बैठ चुका है। और अब तो ये बात जग जाहिर है। आप वाकई थकते क्यों नहीं है? अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, सोशल मीडिया, जहां पर आप सरकार से सवाल कर सकते थे, जहां पर आप अपनी बात रख सकते थे बिना डरे। लेकिन सरकार को चैन कहाँ है? तो सरकार ने क्या किया है? अब एक नया डिजिटल बिल लेकर आ रही है पहले पार्लियामेंट सेशन के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग उसने पूरी तैयारी कर ली है। जो यूट्यूब पर सरकार से सवाल करते हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, वहां पर सवाल करते हैं, ट्विटर पर सवाल करते हैं, उन लोगों की आवाज को दबाने की। वाह मोदी जी वाह। बाकी आज की वीडियो का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही था कि हम आपको आगाह कर सके, आपको एक बार ये दिखा सके कि हमारे देश का जो सिस्टम है वो कितनी बुरी तरह से आज की डेट में डैमेज हो चुका है। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी ठीक हो सकता है जब आप सवाल करना शुरू करोगे, जब आप अपने हक के लिए बात करना शुरू करोगे, डरना छोड़ दोगे। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी।